तो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आप सभी का वेलकम है इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम चैप्टर 3 ज्योग्राफी क्लास 10th वाटर रिसोर्सेज को डिस्कस करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस का, जो कि क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में अप टू 5 मार्क्स पूछा जाता है। तो चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज में व्हाट वी विल गोइंग टू स्टडी, हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज में हम सबसे पहले तो वाटर की अवेलेबिलिटी ये समझते हैं। तो हमारी सराउंडिंग में, हमारी अर्थ पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो टोटल जो वाटर है वो आपकी पूरी अर्थ को अगर आप देखो तो आपको ये जो अर्थ है वो ब्लू कलर की शो होती है, ब्लू कलर की दिखाई देती है। उसका क्या रीजन है? क्योंकि अर्थ पर बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में वाटर अवेलेबल है, बट दैट वाटर इज नॉट सफिशिएंट कि हम उसे अपने डेली लाइफ कंजम्पशन में यूज कर सकें। तो जितना वाटर हमारे पास अवेलेबल है उसका ओनली 1 और 2% ही फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में है, जैसे कि ग्लेशियर्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड अंडरग्राउंड वाटर, जिसको हम अपने पर्सनल यूज के लिए कंज्यूम करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। तो वी विल गोइंग टू लर्न द रीजन बिहाइंड वाटर स्कैर्सिटी, पानी की कमी के क्या रीजन है और वाटर को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, वाटर को कंजर्व करने की जरूरत क्या है। नेक्स्ट उसके बाद जो आपके चैप्टर का मेजर टॉपिक है वो है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, जिसमें हम एंशिएंट स्ट्रक्चर एंड मॉडर्न डैम्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपके चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैप वर्क। सो लेट अस कम टू द फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हम वाटर स्कैर्सिटी को पढ़ने वाले हैं, यानी पानी की कमी के क्या रीजन होते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर रीजन में जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो डिपेंड करती है एनुअल प्रेसिपिटेट, वहाँ पर कितनी बारिश हो रही है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में कितना पानी अवेलेबल है, और सीजनल सिस्टम कैसा है, उस जगह का क्लाइमेट कैसा है। तो जो पहला वाटर स्कैर्सिटी का रीजन है, पानी की कमी के रीजन है, उसमें है आपका वेरी लो एंड इम्प्रॉपर रेनफॉल, यानी किसी पर्टिकुलर रीजन में या तो बारिश बहुत कम हो रही है या फिर इम्प्रॉपर रेनफॉल है, यानी कभी तो बारिश होती है, कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी नहीं हो पाती है। तो वाटर की स्कैर्सिटी इस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट, एवर इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, बहुत ज्यादा बन रही फैक्ट्रीज और अर्बनाइजेशन, शहरीकरण भी जिम्मेदार है वाटर की स्कैर्सिटी के लिए। नाउ ये जो अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये अपने साथ लेकर आता है वेस्ट, यानी पॉल्यूशन, जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पर एक प्रेशर या स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, और इनके पॉल्यूशन की वजह से बढ़ती हुई जनसंख्या को फ्रेश वाटर मिलना मुश्किल होता जा रहा है। नाउ एक और रीजन है, जो हमारे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं हम उनको ओवर यूज कर रहे हैं। उस ओवर यूज के जो बेसिकली रीजन है वो है इरिगेशन में उस पानी को बहुत ज्यादा यूज करना, और हमारे हाउस होल्ड वर्क्स में वाटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना जरूरत से ज्यादा, जो कि वाटर रिसोर्सेज पर, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पर एक प्रेशर बनाकर रखता है। नाउ अब ये तो प्रॉब्लम्स है, तो हमें वाटर को क्यों कंजर्व करना चाहिए। एक टॉपिक है कंजर्वेशन, जो आपके ज्योग्राफी के हर एक चैप्टर से रिलेटेड है, हर एक चैप्टर में आपको पढ़ना होता है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व अवर सॉइल रिसोर्सेज, तो यहाँ पर है व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व अवर वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करना, उनका संरक्षण करना क्यों जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर हैजार्ड्स, पानी से होने वाली परेशानियां, बीमारियों से बचने के लिए पानी को कंजर्व करना जरूरी है, उसे साफ सुथरा रखना जरूरी है। नंबर 2, हम अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए किस पर डिपेंडेंट है, वाटर पर, तो फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए भी वाटर को कंजर्व करना जरूरी है। नंबर 3, पानी के बहुत ज्यादा बेजा इस्तेमाल, ओवर यूज और मिसमैनेजमेंट से बचने के लिए भी उसको कंजर्व करना जरूरी है। नेक्स्ट, प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ अवर एनवायरमेंट, हम अपने एनवायरमेंट पर ही डिपेंड करते हैं, जैसा एनवायरमेंट वैसे लोग। तो पानी की अवेलेबिलिटी, अगर फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा एनवायरमेंट होगा, और हम अपने एनवायरमेंट को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं, उसे बेटर क्वालिटी में अपग्रेड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करने वाले हैं एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, तो वो आयाम जिनके बेस पर हम वाटर की स्कैर्सिटी या कमी को समझते हैं। तो हम वाटर की स्कैर्सिटी को बेसिकली 2 टाइप से स्टडी करते हैं। नंबर 1 क्वांटिटेटिव स्कैर्सिटी एंड नंबर 2 क्वालिटेटिव स्कैर्सिटी। तो क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि पानी की ऐसी कमी जिसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल नहीं है, जो कि हमारी पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल कर सके। अब इसके क्या रीजन हो सकते हैं? ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल, एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, जिससे वाटर रिसोर्सेज पर एक प्रेशर क्रिएट होता है। नंबर 3, बढ़ती हुई जनसंख्या और अर्बन लाइफस्टाइल। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव स्कैर्सिटी। तो क्वालिटेटिव स्कैर्सिटी का मतलब होता है पानी तो अवेलेबल है बट वो कंटेमिनेटेड है या पॉल्यूटेड है, और ह्यूमंस के लिए अनसुटेबल है, यानी वो उसको यूज नहीं कर सकते। अब इसके क्या रीजन है? क्वाइट ऑब्वियस, पहला रीजन डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होना वाटर रिसोर्सेज में। नंबर 2, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा यूज, जो पानी रिवर्स में जाएगा और उसे पॉल्यूट करेगा। नंबर 3, बैड क्वालिटी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, तो अंडरग्राउंड वाटर का बैड क्वालिटी में कन्वर्ट होना, उसका रीजन हो सकता है कि अंडरग्राउंड वाटर में बहुत ज्यादा आपके मिनरल्स यानी हार्ड वाटर की फॉर्म में उसका कन्वर्ट हो जाना, या उसमें पॉल्यूशन का पहुंचना, ये रीजन हो सकता है बैड क्वालिटी ऑफ अंडर वाटर। नाउ गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स को डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने कौन से इनिशिएटिव लिए हैं ताकि पानी की कमी को दूर किया जा सके। जैसा कि आप यहाँ पर एक इनिशिएटिव देख सकते हैं, जल शक्ति अभियान, और इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी में 2 आपके एग्जाम्पल्स गिवन है, अटल भूजल योजना और जल जीवन योजना। तो इफ यू टॉक अबाउट अटल भूजल योजना, तो इसमें जो मेन इसका उद्देश्य है, एम है, वो इम्प्रूव करना है ग्राउंड वाटर के लेवल को। तो इम्प्रूव द ग्राउंड वाटर
मैनेजमेंट इन वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज, जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ ग्राउंड वाटर को मैनेज करना। जल जीवन योजना, इसमें हर एक रूरल हाउस होल्ड तक पाइप की हेल्प से वाटर को सप्लाई करना। तो ये प्रोग्राम फोकस करता है प्रोवाइडिंग सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर टू रूरल हाउस होल्ड्स थ्रू पाइप्ड कनेक्शंस। नाउ ये तो हुआ आपके चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन, जिसमें हमने वाटर स्कैर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज को डिस्कस किया। हम चैप्टर के एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि मेजर पार्ट है आपके चैप्टर का, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स। अब मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स को हम बेसिकली टू टाइप्स में डिस्कस करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करके इसको पढ़ते हैं। एक तो है हमारा मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स, जिसमें हम डैम को स्टडी करने वाले हैं, और हमारे एंशियंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, हमारे पूर्वजों ने जो स्ट्रक्चर्स बनाए वाटर के कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए, जिससे फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी हो सभी जगह पर। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं कि दिल्ली के हौज खास का फोटो है। तो हौज खास बेसिकली डिजाइन किया गया था दिल्ली में बाय इल्तुतमिश फॉर सप्लाई ऑफ वाटर टू द सिरी फोर्ट। इसके अलावा ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये रानी की बावड़ी है। ऐसी बहुत सारी बावड़ीज आपको राजस्थान के रीजन में मिलेंगी टू प्रोवाइड फ्रेश वाटर और टू कंजर्व द रेन वाटर। इसके अलावा एंशियंट इंडिया में बहुत सारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर डैम्स, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम को बिल्ड किया गया था। सोफेस्टिकेटेड इरिगेशन सिस्टम्स हमें मिलते हैं कलिंग में, जो कि ओडिशा में है। इसके अलावा भोपाल लेक, जो कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है अपने समय का, जो 11वीं सेंचुरी में बनाया गया था। और यहाँ आप राजस्थान का एक फोर्ट देख सकते हैं, जिसके आगे वाटर को कंजर्व करके रखा जाता है। नाउ अब चलते हैं मल्टीपर्पज रिवर वाटर प्रोजेक्ट्स में, जिसमें हम डैम्स को स्टडी करेंगे। ये आपके चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी पर बेस्ड आपके बोर्ड एग्जाम में मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज डैम फर्स्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डैम। तो डैम बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम वाटर को एक वॉल के थ्रू स्टॉप करके उसकी हेल्प से अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं। और ये जो आपकी वॉल होती है, स्ट्रक्चर है, बेसिकली ये डैम नहीं होता है। इसके बैक साइड में जो हम वाटर को कंजर्व करते हैं उसको हम डैम कहते हैं। अब डैम्स को हम टू क्राइटेरियाज में क्लासीफाई कर सकते हैं, दो टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर वन इज स्ट्रक्चर एंड मटेरियल के अकॉर्डिंग टिम्बर डैम। टिम्बर डैम जो कि वुड से बनते हैं, जो कि एंशिएंट टाइम में बहुत यूज होते थे। एम्बैंकमेंट डैम, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं, और मैसोनरी डैम। तो ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ डैम्स हैं। इसके अलावा हाइट के बेसिस पर भी डैम्स को कैटेगराइज किया जाता है, जैसे लार्ज डैम, लो एंड मीडियम डैम्स। नाउ लेट अस डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम। नाउ बेसिकली हम डैम्स के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इस टॉपिक में समझने वाले हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इफ वी टॉक अबाउट द एडवांटेज ऑफ डैम, तो डैम्स के जो नंबर 1 एडवांटेज है वो है फ्लड कंट्रोल, बाढ़ से बचाव। नंबर 2, ये नेविगेशन में हेल्प करता है। नंबर 3, जो मेन पर्पस है डैम का वो है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन। और इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्पस है डैम का वो है ईयर राउंड वाटर अवेलेबिलिटी। पानी पूरे साल आपको रेनफॉल हो या ना हो अवेलेबल होता है, जैसे फॉर इरिगेशन पर्पस एंड टूरिज्म के लिए भी डैम बहुत फेमस होते हैं। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम। अब इस फोटो को अगर आप ऑब्जर्व करो, तो इस फोटो में यहाँ पर जो ये डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है, इसके बैक साइड में आप देख सकते हैं ये जो डैम है, रिजर्वायर ऑफ वाटर। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर है। अब ये वाटर जब यहाँ पर फिल हुआ डैम के कंस्ट्रक्ट होने के बाद, तो इस रीजन में जितना भी आपका वेजिटेशन था वो पूरा का पूरा सबमर्ज्ड हो गया, डूब गया। इस डैम की वजह से वाटर का जो नेचुरल फ्लो है वो रेस्ट्रिक्ट होता है, और यहाँ रहने वाले जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके मूवमेंट पर इसका इम्पैक्ट आता है। कभी कभी डैम अनसक्सेसफुल हो जाते हैं फ्लड कंट्रोल्स में। अब इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। डैम्स रेस्ट्रिक्ट करते हैं नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर को, जो कि रिवर के थ्रू होता है। नंबर 2, डैम्स के बॉटम में एक्सेसिव सॉइल का सेडिमेंटेशन होता है, जमा होता रहता है। नंबर 3, एक्वाटिक लाइफ के लिए मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, माइग्रेट करना। इसके लिए ह्यूमंस ने अलग अलग टाइप के आपके सॉल्यूशन सर्च किए हैं कि एक्वाटिक एनिमल्स मूव कर पाए। नंबर 4, सबमर्जेंस ऑफ वेजिटेशन एंड सॉइल। तो ये जो रिजर्वायर है इसमें जितना भी आपका वेजिटेशन था वो डूब चुका है, सबमर्ज हो चुका है। नेक्स्ट, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस रीजन में जो फार्मर्स हैं वो आपके कभी कभी उन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं जो कि आपके रेन रिक्वायर्ड क्रॉप्स होती हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत होती है। तो पानी तो अवेलेबल है, तो जब पानी की अवेलेबिलिटी नहीं भी है तो भी जो फार्मर्स है वो ऐसी क्रॉप्स को ग्रो कर पाते हैं जिनमें वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए आपको। तो इससे क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। नाउ दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ डैम्स एंड डिसएडवांटेजेस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो कि आपके चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम, ये अलग अलग मेथड्स में हम देखते हैं, जिसकी हेल्प से हम रेन वाटर को कंजर्व करते हैं फॉर द फ्यूचर यूज। अपने फ्यूचर यूज के लिए हम रेन वाटर को प्रिजर्व करके कंजर्व करके रखते हैं। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग या जो हमारी रेन है उसके पानी का अलग अलग तरीके से इंडिया में इन बहुत अच्छे अच्छे इनोवेशन से यूज किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो डाइवर्जन चैनल्स, इंडेंटेशन चैनल्स, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स कुछ एग्जांपल हैं, जिससे इंडिया में अलग अलग प्लेसेस पर लोगों ने बनाकर बहुत अच्छे अच्छे इनोवेशन से वाटर को रेन वाटर हार्वेस्टिंग की है। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो बेसिकली अलग अलग मेथड्स में किया जाना,
वही हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, डाइवर्जेंट चैनल्स। तो इंडिया में जो हिली रीजन्स हैं, वहाँ पर माउंटेनियस रीजन्स में गुल्स एंड कुल्स बनाए गए हैं, स्पेशली वेस्टर्न हिमालयाज में, जो कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर की अवेलेबिलिटी को बनाए रखते हैं। नंबर 2, राजस्थान में क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो जब भी बारिश होती है वहाँ पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से वाटर को कंजर्व किया जाता है। नंबर 3, ये जो आप इस फोटो में चैनल देख रहे हैं, ये एक तरह का इंडेंटेशन चैनल है जो बंगाल में लोग बनाते हैं टू इरिगेट देयर फील्ड, और इसमें जो वाटर कलेक्ट किया जाता है वो फ्लड प्लेन्स, जब बाढ़ आती है तो वहाँ पर चैनल्स बनाकर वाटर को पहुंचाया जाता है इन द एग्रीकल्चर फील्ड। नेक्स्ट इज रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स। अब जो आपके सूखे इलाके हैं और सेमी एरिड रीजन्स हैं, वहाँ एग्रीकल्चर फील्ड्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है रेन फेड स्टोरेज एरियाज में, जैसा यहाँ आप देख सकते हैं इस फोटो में आपको ऑब्जर्व हो रहा है। तो ये जैसलमेर में खादिन्स के नाम से फेमस है और राजस्थान में जोहाज के नाम से भी फेमस है। तो इसका बेसिकली पर्पस होता है कि वो टाइम पीरियड जब वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो हम रेन वाटर को स्टोर करके रखेंगे और उसको हम उस टाइम पर यानी समर सीजन में यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर इज द ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस, जो हमारे इंडिया में किए जाते हैं। ये कंटिन्यू पार्ट है आपके प्रीवियस पोर्शन का, प्रीवियस स्लाइड का। इसमें अंडरग्राउंड टैंक्स, पलार पानी, बैम्बू पाइप्स एंड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये वो टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सो बीकानेर, पलौड़ी और बाड़मेर में एक ट्रेडिशनल सिस्टम है कि लोग अपने घरों में अंडर वाटर टैंक्स बनाते हैं जिनको टैंकास कहते हैं, और ये वाटर को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक कॉमन प्रैक्टिस है जो कि शिलोंग और मेघालय में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होने की वजह से रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट, पलार पानी। तो पलार पानी बेसिकली रेन वाटर का ही एक दूसरा नाम है, क्योंकि पलार पानी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो वाटर है वो रेन वाटर फ्रेश वाटर की तरह कंसिडर किया जाता है, तो इसको कॉमनली पलार पानी कहा जाता है और ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर माना जाता है। नेक्स्ट, इस फोटो में आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहाँ बैम्बू के पाइप्स बनाकर माउंटेन्स से वाटर को ट्रांसफर किया जा रहा है एक से दूसरे प्लेस पर, और ये बेसिकली मेघालय में यूज किया जाता है क्योंकि वहाँ वाटर कंटिन्यूस फ्लो होने की वजह से बारिश तो बहुत ज़्यादा होती है बट पानी आगे फ्लो कर जाता है, तो उसको कंजर्व करने के लिए यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक मेथड है जो 200 ईयर्स पुराना मेथड है, मोर देन 200 ईयर्स, और मेघालय में बैम्बू पाइप्स के थ्रू वाटर को सप्लाई किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने डिस्कस किया इस वीडियो में द थर्ड चैप्टर ऑफ योर ज्योग्राफी बुक वाटर रिसोर्सेज। इसमें 4 टॉपिक्स बेसिकली आपके सिलेबस में है जिसको हमने पढ़ा है। इसके अलावा एक और टॉपिक आता है, उसको हम कह सकते हैं द एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, उन एडवांटेजेस को हम सिंपली जो हमने स्टडी किया है उसकी हेल्प से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे रेन वाटर इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, रेन वाटर को प्योरीफाई करके हम कभी भी यूज कर सकते हैं। ये एक ऐसा मेथड है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इससे पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज ये कंप्लीट हो जाता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।